हेलो बच्चा पार्टी। सर हम लोग हैं चैप्टर नंबर 38 में लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। जीएसटी की क्लास है ये, जीएसटी 7th एडिशन बुक सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स वॉल्यूम 2। जो बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे जाओ तो लिंक्स दिए हुए टेलीग्राम चैनल के, वहां ज्वाइन भी कर लो और इस नोट्स को डाउनलोड भी कर लो। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आज इस क्लास में डिस्कस होगा वो सीए फाइनल को भी एप्लीकेबल है, राइट। बट रिकॉर्डिंग मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए हो रही है और जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे। एक तरह से इसको आप अमेंडमेंट कहिए, दिसंबर 2021 के एग्जाम्स या 2022 के एग्जाम्स के लिए आप इसे अमेंडमेंट बोल सकते हैं सीएमए के स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि सीएमए के सिलेबस में पहली बार ये टॉपिक ऐड हुआ है। अगर मैं 2020 की बात करूं, 19 की बात करूं, 18 की बात करूं तो ये चैप्टर सिर्फ सीए फाइनल में होता था। सीएमए इंस्टीट्यूट ने सीएमए फाइनल के कोर्स में इस चैप्टर को पहली बार लिया है जनवरी 2021 के एडिशन की बुक में। तो यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। चैप्टर नंबर 38.1 आपके पास, अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और रिकॉर्डेड इस क्लास को सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हैं तो ऑलरेडी ये जो नोट्स है, ये चैप्टर है आपके 7th एडिशन जीएसटी बुक में है ऑलरेडी। अब मैंने ही 2020 में, 19 में, 18 में पढ़ा रखा है अपने सीएमए फाइनल ग्रुप 4 के स्टूडेंट्स को। ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया हुआ था क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया हुआ था। सीए फाइनल के स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं इसको। नया कुछ भी नहीं है। जो भी सेक्शंस आज डिस्कस होंगे उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट है या फिर फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट है। ये टॉपिक ही नया आया है सीएमए के सिलेबस में, इसीलिए आप इसे अमेंडमेंट का पार्ट मान सकते हैं। ठीक, वॉल्यूम 2 के इंडेक्स में ये लास्ट टॉपिक मैंने रखा हुआ है। वॉल्यूम 2 के इंडेक्स में चैप्टर नंबर 38 लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, पेज नंबर 38.01 से 38.10, 10 पेज का है मात्र, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहां मैंने इंस्टीट्यूट का पेज नंबर का रेफरेंस दिया हुआ है। सीएमए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है जनवरी 2021 का, ये मॉड्यूल का पेज नंबर का रेफरेंस दिया हुआ है 570 से 574, राइट। जब हम मॉड्यूल में जाते हैं तो यहां दे रखा है सारा, ये सारी चीजें अभी जो यहां पे दे रखी है आपको मॉड्यूल में यहां दिख रही है, यही हम पढ़ने वाले हैं क्लास में। लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस में सेक्शन 85, सेक्शन 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 छोटे छोटे सेक्शंस हैं और 50 to 60% बातें कॉमन है हर सेक्शन में। एक सेक्शन प्राइवेट कंपनी की बात करता है, एक सेक्शन फर्म की बात करता है, एक सेक्शन एचयूएफ की बात करता है, एक सेक्शन कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट इनटू पब्लिक की बात कर रहा है, एक सेक्शन लिक्विडेशन की बात कर रहा है। बट ओवरऑल मोटा मोटी ये सारे सेक्शंस जो हैं अलग अलग बात एक ही कर रहे हैं कि भाई लायबिलिटी किसकी होगी अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है, आपकी कंपनी बंद हो रही है, आपका फर्म डिसॉल्व हो रहा है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, किसी पर्सन की डेथ पर उसके घर वाले उसके बिजनेस को चला रहे हैं, तो जीएसटी की लायबिलिटी पे कौन करेगा? स्पेशल सिचुएशंस, एक पर्सन अपना बिजनेस बंद कर रहा है, डेथ हो गई है, उसका घर वाले उस बिजनेस को बंद कर रहे हैं, नहीं चलाएंगे, और या फिर एक पर्सन अपने बिजनेस को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, तो उस केस में जो जीएसटी की लायबिलिटी है, फर्म में पार्टनर आ रहा है, फर्म से पार्टनर जा रहा है, फर्म में पार्टनर की डेथ हो गई है, फर्म डिसॉल्व हो चुका है, इन सब केसेस में जो फर्म की जीएसटी लायबिलिटी है या किसी भी बिजनेस की जीएसटी लायबिलिटी है तो उसको कौन पे करेगा, किसकी लायबिलिटी होगी पे करने की, डिस्कशन चलेगा। एक ही क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया हुआ है, ये एक ही एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिया हुआ है जो मैंने अपने नोट्स में कवर किए हुए हैं। ठीक, उसमें भी इंस्टीट्यूट का जो ये सी नंबर का आंसर है ये गलत है, मैं बताऊंगा अभी क्लास के अंदर। मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन है। ठीक, अब ऑनलाइन एग्जाम में हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और आ जाने के बाद ये जो सी का जो आंसर लिखा हुआ है मॉड्यूल में, ये इसका कोई रेफरेंस नहीं है, वो मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखना तो यही रहेगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो मैं आपको बता दूंगा। अब सर 8-10 सेक्शन कर रहे हैं आज की क्लास में और क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बुक में एक ही है, तो मैंने क्या किया है अपनी असाइनमेंट में, अपनी बुक में, आप सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए, चूंकि ये चैप्टर सीए के फाइनल के कोर्स में भी है
तो वहां से मैंने 8-10 क्वेश्चन जो भी है वहां पे 10 क्वेश्चन वो मैंने अपनी बुक में ले लिए हैं। यानी हमारे जो नोट्स हैं, जैसे ये सीए मॉड्यूल, सीए का जो मॉड्यूल है उसके अंदर सीए इंस्टीट्यूट के जितने क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने अपनी मॉड्यूल में दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्वेश्चन एग्जाम्पल एक ही है, इसीलिए। तो जब आप मेरे इस नोट्स में आएंगे तो आपको यहां पर लास्ट में इस चैप्टर के खत्म होते ही कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 11 में एक क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट का है, 10 क्वेश्चन सीए फाइनल इंस्टीट्यूट के हैं। ठीक है, यानी मोटा मोटी आप जब इस क्वेश्चंस को पढ़ाई करोगे अपने एग्जाम्स के लिए तो परफेक्ट आपको इस चैप्टर का आइडिया हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, एक तो मैं पढ़ाऊंगा शुरू के 7-8 पेज, उसमें समझाऊंगा। उसके बाद जब इन क्वेश्चंस को आप करोगे, ये क्लास में ही डिस्कस करेंगे, गलती भी है इसमें मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का है, बाकी सारे क्वेश्चन सीए फाइनल के असाइनमेंट के हैं। एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके के थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे इंस्टीट्यूट इस चैप्टर में पूछ सकता है। प्रैक्टिकल इसमें है क्या? नहीं है, थियोरेटिकल चैप्टर है। लायबिलिटी टू पे इन स्पेशल केस कह दो, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस कह दो। स्पेशल सिचुएशन सेक्शन की रेफरेंस से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलो सर, चैप्टर नंबर 38.1 लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, न्यू चैप्टर एडेड बाय इंस्टीट्यूट इन सीएमए फाइनल जीएसटी सिलेबस फ्रॉम जून 21। अब जून 21 एग्जाम तो हुआ नहीं, अब दिसंबर 21, राइट। और अब जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में है और इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे सॉफ्टवेयर के थ्रू और या फिर यूट्यूब पे, आपके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैंने ये पेज नंबर रेफरेंस दे ही दिया। सर, कौन से केसेस में जनरली जीएसटी की लायबिलिटी में कंफ्यूजन होती है? लिक्विडेशन, बिजनेस ट्रांसफर, एचयूएफ पार्टीशन, अमलगमेशन, मर्जर, इन सब केस में जनरली डिफिकल्टीज आती है कि भाई जो आउटस्टैंडिंग टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो कौन पे करेगा। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सीजीएसटी एक्ट में चैप्टर नंबर 16 सेक्शन 85 से 94 तक के प्रोविजंस डाले हुए टू डिसाइड द लायबिलिटी। कुछ ट्रांजैक्शंस में जो लायबिलिटीज आ रही हैं वो किसकी होंगी। फॉर एग्जांपल, अमलगमेशन में एक कंपनी दूसरे कंपनी से मर्ज हो रही है तो उसमें एक सर्टेन लायबिलिटी का डिस्कशन हो रहा है। डेथ के केस में से फादर की डेथ के बाद बेटे ने बिजनेस कंटिन्यू कर लिया, गोइंग कंसर्न। बेटे के पास 2 ऑप्शन था, बिजनेस बंद करना या बिजनेस चालू रखना, दोनों में अलग अलग लायबिलिटी है। फर्म से पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसके लिए क्या ऑब्लिगेशंस हैं, वो किसे इन्फॉर्म करेगा। फर्म से बंदा एक पार्टनर है जो रिटायर करके जा रहा है, तो वो अगर इन्फॉर्म करता है तो उसकी लायबिलिटी अलग है, नहीं करता है तो उसकी लायबिलिटी अलग है। प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर है तो वहां लायबिलिटी अलग है, कंपनी लिक्विडेशन लायबिलिटी अलग है। तो ये सारी बातें कर लेते हैं। सेम जो भी नियम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रल जीएसटी में, सेम प्रोविजन स्टेट जीएसटी में भी है। वो अलग बात है कि क्लास में हम लोग स्टेट जीएसटी नहीं पढ़ते हैं और नहीं सिलेबस में है, किसी भी स्टेट का जीएसटी लॉ हम पढ़ते नहीं है, लेकिन क्लास में हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो बातें सेंट्रल जीएसटी में सीजीएसटी के लिए लिखी हुई है, सेम बातें स्टेट जीएसटी एक्ट में स्टेट के लिए लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, दोनों टैक्स एक साथ लगते हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो नियम अलग अलग नहीं हो सकते। जो प्रोविजंस सेंट्रल जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है वही प्रोविजन स्टेट में होगा, ये तो कॉमन बात है, शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अब पहला सेक्शन 85, पहला सेक्शन 85 लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर मैं अपना बिजनेस, जैसे मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं और ये मैं अपना बिजनेस आपको दे दूं, तो जिस दिन मैंने आपको ये बिजनेस ट्रांसफर किया है उस दिन के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसकी कोई जीएसटी लायबिलिटी है तो वो आप भरो, मैं क्यों भरूंगा। वही बात यहां लिखी हुई है। और मैंने अपना बिजनेस आपको दिया से आज, तो आज से पहले की जितनी लायबिलिटी है जीएसटी की उसको मैं नहीं दूंगा तो आप देंगे, ज्वाइंटली एंड सेवरली। क्या समझे? अगर आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हैं, मान लो मैं अपना कोचिंग सेंटर, सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटी, सारी क्लासेस, सारे स्टूडेंट्स का डेटा आपको बेच रहा हूं, तो अब आज के बाद जो भी आगे का ट्रांजैक्शन करोगे आप इस कोचिंग में, उसकी जीएसटी आप भरोगे, उसका इंटरेस्ट पेनल्टी आप पे करोगे। ठीक। ट्रांसफर के बाद सिर्फ ट्रांसफर ही की लायबिलिटी, और ट्रांसफर से पहले का जो भी जीएसटी है वो मैं और आप साथ में मिलके चुकाएंगे। अगर मैंने दे दिया तो ठीक, वरना गवर्नमेंट आपसे भी मांग सकती है। यानी अगर आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो
तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि मैंने अपनी सारी पुरानी जीएसटी पे कर दी है, नहीं तो उसकी लायबिलिटी आपके ऊपर भी आ सकती है। यही बात इसमें लिखी हुई है। ए लिमिटेड अपने बिजनेस को बी लिमिटेड को बेच रहा है, तो बेचने से पहले की जीएसटी की लायबिलिटी ए लिमिटेड बी लिमिटेड साथ में मिलकर भरेंगे। अगर ए लिमिटेड नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट बी लिमिटेड से भी ले सकती है, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद की लायबिलिटी सिर्फ बी लिमिटेड ही भरेगी। ठीक, तो वो चीज यहां लिखी हुई है। चलिए सर पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और ऐसी छोटी छोटी बातें करते हुए सेक्शन अगले 1 घंटे में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेयर अ टैक्सेबल पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट ट्रांसफर हिज बिजनेस। टैक्सेबल पर्सन मतलब रजिस्टर्ड है, जीएसटी ऑलरेडी पे कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा था बिजनेस में, अब अपने बिजनेस को इसने ट्रांसफर कर दिया। ये जो ट्रांसफर वर्ड है, इसके अंदर क्या आ रहा है, ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस ड्यू टू द डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। डेथ का केस भी इसके अंदर कवर हो रहा है। इस सेक्शन के अंदर डेथ का भी केस कवर हो रहा है, लेकिन डेथ को हम लोग अलग से भी कवर करेंगे। तो ऐसा कीजिए, इसको कट कर दीजिए, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी। यहां से यहां तक इसको कट कर दीजिए। डेथ का केस हम लोग आगे कवर कर रहे हैं, तो यहां रेफरेंस देने की जरूरत इसकी नहीं है। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था, बट उसकी जरूरत यहां पे नहीं है। इसको भी यहां कट कर दीजिए और इसे भी यहां, डेथ वाले केस यहां डिस्कस नहीं करेंगे। डेथ का केस आगे एक सेक्शन है, आज ही की क्लास में अभी आ जाएगा। ठीक है। चौथा बुलेट, पहला दूसरा 4 बुलेट है, चौथा बुलेट कट कर दीजिए। और पहले बुलेट में यहां जो ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई थी इसको कट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े बीच बीच में करेक्शन में कराऊंगा। चलिए सर पढ़ते हैं। वेयर अ टैक्सेबल पर्सन लाइबल है, तो जीएसटी पे कर रहा था, अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देता है आइदर इन होल और इन पार्ट। मेरे 2 ब्रांच है, एक ब्रांच तुमको दे दी है, मेरी 2 फैक्ट्री, एक फैक्ट्री तुमको दे दी। अब किस तरीके से, चाहे मैं सेल करूं, गिफ्ट करूं, लीज करूं, लीव एंड लाइसेंस, अपना बिजनेस 10 साल के लिए आपको चलाने दे दिया, हायर और एनी अदर मैनर व्हाटसएवर। जरूरी नहीं कि इट शुड बी अ प्योर सेल, गिफ्ट भी हो सकता है। मैंने अपना बिजनेस तुम्हें ट्रांसफर किया से अगले 20 साल के लिए चलाने के लिए, लीव एंड लाइसेंस, लीज, हायर। मेरे पास एक मेरी मेरी ट्रेवल एजेंसी है, उसमें 3-4 गाड़ियां हैं। वो ट्रेवल एजेंसी और गाड़ियां मैंने आपको लीज पर दे दी, अगले 10 साल तक आप चलाओ। ट्रांसफर का केस। तो सर अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैं अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आईटीसी की क्लास में आप लोग क्या पढ़ते हैं, आईटीसी की क्लास में पढ़ते हैं कि जो मेरा क्रेडिट लेजर में आईटीसी है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है कि भाई बिजनेस अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो पैन नंबर चेंज होगा, आपको नया पैन से नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा, पढ़ा हुआ है। आप रजिस्ट्रेशन क्लास की बात करो कि अगर मैं रजिस्टर्ड हूं और मैंने अपना बिजनेस तुम्हें ट्रांसफर किया और तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तो तुम्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, सेक्शन 22। आईटीसी चैप्टर में हम आईटीसी ट्रांसफर की बात करते हैं। एग्जाम्पशन चैप्टर में हम बात करते हैं कि अगर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, ये सब बात करते हैं। अभी बात किसकी हो रही है, जीएसटी लायबिलिटी की। भाई ट्रांसफर के बाद की जीएसटी लायबिलिटी, आज मैं आपको बिजनेस दे रहा हूं, फिर आप आगे 3-4 महीने चलाएंगे तो वहां जो जीएसटी लायबिलिटी होगी वो आप भरना, मैं नहीं भरूंगा। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले वाली जितनी जीएसटी लायबिलिटी है वो मैं भरूंगा, और मैं न भर पाया तो गवर्नमेंट तुमसे लेगी। क्या लिखा हुआ है, द टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन टू हुम द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, यानी ट्रांसफरी सेल ज्वाइंटली एंड सेवरली। ये तो वर्ड हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं नहीं दूंगा तो तुम दोगे। गवर्नमेंट सिक्योर्ड कर रही है अपने आप को कि भैया ट्रांसफरर दे दे, नहीं तो ट्रांसफरी से भी ले लेंगे। बी लायबल होली और टू द एक्सटेंट सच ट्रांसफर टू पे द टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यू फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन अप टू द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद जितनी भी जीएसटी लायबिलिटी निकलेगी उसके बाद के ट्रांजैक्शंस की, वो सब ट्रांसफर ही भरेगा। लेकिन ट्रांसफर तक की जो जीएसटी लायबिलिटी है वो ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों। अच्छा, हो सकता है कि ये जो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी डिटरमाइंड हुई है वो ट्रांसफर से पहले ही पता चल गई हो या ट्रांसफर के बाद पता चले। भाई मैंने अपना बिजनेस बेच दिया आपको, आप चला रहे हैं, 1-2 साल के बाद डिपार्टमेंट की नोटिस आई ट्रांसफर के पहले वाले पीरियड से रिलेटेड, तो उसका जीएसटी मैं और आप, मैं दूंगा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी होगी, और मैं न दे पाया तो गवर्नमेंट तुमसे ले लेगी। सर ये क्यों नियम है, ये नियम इसीलिए कि मान लो मैं कोचिंग चला रहा हूं और कोचिंग चलाते हुए 5-10 लाख रुपए की जीएसटी की मैंने चोरी कर ली और फिर मैंने कोचिंग बेच दी और मैं गायब हो गया, तो गवर्नमेंट फिर तुम्हें पकड़ेगी। यानी ट्रांसफरी
तुमको मेरा बिजनेस परचेज करने से पहले ये देख लेना होगा कि कहीं कोई जीएसटी लायबिलिटी तो नहीं है तो डील में उसको पे ऑफ करवाओ और या फिर डील अमाउंट कम करवाओ। अरे तुम मेरा बिजनेस महंगे में भी खरीदोगे और मेरी जीएसटी लायबिलिटी भी पे करोगे, बेवकूफ थोड़ी ना हो। तो ये तुमको प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 2-3 लाइन यहां बोल्ड की हुई आपके लिए, ये क्या कह रहा है कि जो जीएसटी लायबिलिटी है वो ट्रांसफर के समय पता हो या नहीं हो, बढ़ेंगे दोनों। बाद में पता चले तब भी दोनों बढ़ेंगे। अब बाद में कैसे पता चलेगा? डिपार्टमेंट की नोटिस आई, बोली कि 2020 में एक जीएसटी लायबिलिटी बकाया है 2 लाख रुपए का, ट्रांसफर मैंने किया 2021 में, तो ट्रांसफर से पहले की है। अब मैं दे दूं, मैं नहीं दूंगा तो तुम दोगे। ट्रांसफरी यहां लिखा हुआ है, ट्रांसफरी यहां लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर डेट के बाद जितने भी सप्लाई हो रहे हैं गुड्स या सर्विसेज के, उसमें जो भी जीएसटी लायबिलिटी आ रही है वो ट्रांसफर ही देगी, ट्रांसफरर नहीं देगा, ठीक। अच्छा, हो सकता है ट्रांसफरी को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड भी कराना पड़े। मान लो आप मेरा 2-3 ब्रांच खरीदते हो, तो अब आपके पास पहले एक ही ब्रांच था, अब आपके पास 3-4 प्लेस ऑफ बिजनेस हो गए। मेरा बिजनेस खरीदने के कारण आपके बिजनेस में बदलाव आएंगे, आपके ब्रांचेस बढ़ेंगे, हो सकता है आपका स्टेट में प्रेजेंस बढ़ जाए, तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली करवाना पड़ सकता है। एक बात और ध्यान रखना, ए लिमिटेड जब अपना बिजनेस बी लिमिटेड को बेचता है तो जीएसटीआईएन नंबर ट्रांसफर नहीं होता है, ऐसा मैंने आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा रखा है, ये बात ध्यान रखना। ये लाइन मैंने कटवाई दी है। अच्छा, यहां लिखा हुआ है जो टैक्स लायबिलिटी है वो कौन सी पीरियड की होनी चाहिए? ट्रांसफर से पहले वाली। अच्छा, उसका डिटर्मिनेशन कब हुआ है? कभी भी हुआ हो, पहले पता चले या बाद में पता चले, देना दोनों को पड़ेगा। यानी ट्रांसफर ये नहीं कह सकता है ये तो नया लायबिलिटी है, ट्रांसफरर ये नहीं कह सकता है कि ये तो नया लायबिलिटी है जाके ट्रांसफरी से लो, नहीं। ट्रांसफर के पहले की लायबिलिटी है, दोनों मिलके देंगे। ज्वाइंटली एंड सेवरली में तो यही होता है ना कि दोनों मिलके देते हैं, बस। सर, एक होता है कि मैं न दे पाया तब तुम दोगे, और एक होता है ज्वाइंटली एंड सेवरली। डिपार्टमेंट अब हम दोनों से शेयरिंग बेसिस पर लेगी। अगर मान लो मैं बैंकक्रप्ट हो गया, मैंने हाथ उठा दिया कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, सारा पैसा फिर वो तुमसे लेगी। ज्वाइंटली एंड सेवरली का तो मतलब यही है ना कि हम दोनों मिलके देंगे। और अगर मान लो मैंने बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो फिर सारा पैसा गवर्नमेंट तुमसे लेगी। मैं अपने आप को बैंकक्रप्ट अनाउंस कर दूंगा, मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मैं बोल दूंगा भैया जेल ले चलो, पैसे नहीं है देने के लिए, है ना, ऐसे ही तो होता है। चलिए सर, तो ये बहुत सिंपल सा सेक्शन था, आपको चीज को ध्यान में रखना है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी जीएसटी की लायबिलिटी सिर्फ ट्रांसफर की होगी। ट्रांसफर से पहले की जो भी जीएसटी लायबिलिटी है वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की दोनों की लायबिलिटी रहेगी, ज्वाइंटली एंड सेवरली, चाहे उसका डिटर्मिनेशन ट्रांसफर से पहले हुआ हो या ट्रांसफर के बाद। बोला सर ट्रांसफर के बाद कैसे डिटर्मिनेशन होगा? क्यों नहीं होगा, हो सकता है डिपार्टमेंट की नोटिस आ जाए, 2 साल पुरानी जीएसटी निकल के आ जाए। 2 साल पहले मैंने कोई गलतियां की थी, उसकी नोटिस आज आई है, तो वो हो सकता है डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद पता चले पुरानी लायबिलिटीज में, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए सर एजेंट और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूं, आप मेरे एजेंट हैं, और आपको मैं माल भेजता हूं और आप बेचते हैं, उस पर जो जीएसटी लायबिलिटी आएगी गवर्नमेंट वो जीएसटी लायबिलिटी हम दोनों में से किसी से भी ले सकती है, ठीक है। प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल अपना सामान तुम्हारे थ्रू बेचता हूं, ठीक। अब हम लोगों ने सप्लाई चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान भेजता है आगे बेचने के लिए तो ये डिम्ड सप्लाई है, ठीक। बहुत सारी चीज हम लोगों ने सप्लाई चैप्टर में इसके बारे में पढ़ी हुई है, प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें कंसिडरेशन ना हो तो भी हम इसे डिम्ड सप्लाई मानते हैं, पढ़ा हुआ है आपने। फिर आपने सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि एजेंट अगर टैक्सेबल प्रिंसिपल, एजेंट अगर प्रिंसिपल जो कि टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन है का माल बेच रहा है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ेगा, ये भी पढ़ा हुआ है आपने। तो बेसिकली यहां पे है कि एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए ट्रांजैक्शंस कर रहा है, माल खरीद रहा है, माल बेच रहा है, माल खरीद रहा है, माल बेच रहा है कमीशन बेसिस पे। उस माल खरीदने बेचने में अगर कोई जीएसटी की लायबिलिटी हुई तो गवर्नमेंट किससे लेगी? तो गवर्नमेंट दोनों से ले सकती है। बहुत सिंपल एग्जाम के लिए एक बात याद रखना, गवर्नमेंट दोनों से ले सकती है। वेयर एन एजेंट सप्लाई और रिसीव्स एनी टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यानी अपना इनवॉइस इशू कर रहा है वो,
ठीक, सच एजेंट एंड हिज प्रिंसिपल सेल जॉइंटली एंड सेवरली बी लायबल टू पे द टैक्स, यानी दोनों मिलके पे करेंगे। यहां करेक्शन कर लो, शेड्यूल 1 कर लो, यहां पे शेड्यूल 2 नहीं होना चाहिए, शेड्यूल 1 सप्लाई चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो अभी तक हमने 2 सेक्शन पढ़े और दोनों में ही लिखा था कि दोनों मिलके जीएसटी पे करेंगे। इसमें क्या लिखा था, ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरर ट्रांसफरी दोनों मिलके जीएसटी पे करेंगे अगर जीएसटी लायबिलिटी ट्रांसफर से पहले की है। ठीक, और इसमें क्या था, प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट क्या कर रहा है, सप्लाई परचेज सप्लाई परचेज सप्लाई परचेज ये सब कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है अपना, क्या कर रहा है, सप्लाई रिसीव सप्लाई रिसीव, यानी दोनों काम कर रहा है। अब उसमें जीएसटी की लायबिलिटी इससे आ गई 1 लाख रुपए की। ठीक, तो गवर्नमेंट इस जीएसटी लायबिलिटी की रिकवरी दोनों में से किसी से भी कर सकती है। बाकी उन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट, जो भी जीएसटी, प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट सामान बेच रहा है तो वो तो ऑब्वियस ही बात है प्रिंसिपल जीएसटी पे करे। हम लोग पढ़ते हैं ना कि डिम्ड सप्लाई होगा, प्रिंसिपल जब एजेंट को सामान भेजेगा तो उस पर जीएसटी लगेगी और फिर एजेंट आईटीसी लेगा और एजेंट आगे माल बेचेगा, जीएसटी लगेगी। ये सब पढ़ते हैं क्लास में सप्लाई चैप्टर में, वो वहीं रहने दो। अब डील तो हुआ है प्रिंसिपल का एजेंट के थ्रू, लाखों करोड़ों रुपए का माल बेच दिया, जीएसटी कोई देना नहीं चाह रहा है, तो गवर्नमेंट ने अपना, ये सारे सेक्शन गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए, गवर्नमेंट ने अपना एक कंट्रोल रखा हुआ है कि भैया इस जीएसटी को हम दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं। प्रिंसिपल जिसकी ओरिजिनल ये लायबिलिटी थी, लेकिन ट्रांजैक्शन कौन कर रहा था, एजेंट, तो ही उसको इंश्योर करना चाहिए था कि भाई जीएसटी गवर्नमेंट का पे होना चाहिए टाइमली, चलो अब दोनों भरो, ऐसे है। तो सर अभी तक तो सही चल रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी है और यहां कोई छोटा सा 2-3 मार्क्स का केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। सेक्शन 87, लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ एन अमलगमेशन और मर्जर, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या कहता है ये कि भाई ए लिमिटेड था, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड 2 कंपनी है, ठीक है, इन दोनों का आपस में मर्जर हो गया, तो पोस्ट मर्जर ये तो 1 एंटिटी हो गई ना, पोस्ट मर्जर ये क्या हो गई, 1 एंटिटी। ठीक है, तो मान लो ये दोनों का मर्जर हुआ और विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ, यानी ऑर्डर आया मर्जर का जो फाइनलाइज होके जो गवर्नमेंट से ऑर्डर आया, कोर्ट से ऑर्डर आया, व्हाटएवर, डिपेंड करता है मर्जर कैसे हो रहा है, से उसका ऑर्डर को एग्जाम्पल दिया हुआ यहां देख लेते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट कह रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल कह रहा है कि एक्स और वाई लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ कोर्ट ऑर्डर ऑन 15 दिसंबर 2020 टू मर्ज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, पुरानी डेट से। कोर्ट का ऑर्डर कब आया, 15 दिसंबर को, कि तुम दोनों को मर्ज करने का परमिशन है और ये तुम्हारा जो मर्जर है वो इफेक्टिव कब से हो रहा है, 1 अक्टूबर से। तो जो अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर जो 2.5 महीने में ट्रांजैक्शन हुए हैं उन दोनों के बीच में, क्या उसपे भी जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। नहीं होता है, ये दोनों जब मर्ज हो गए और मर्जर इफेक्टिव है 1 अक्टूबर से, तो फिर अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर तक जो उन 2 एंटिटी के बीच में ट्रांजैक्शन हुए उस पर जीएसटी कैसा? लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं, उनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, और अगर उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुए सेल परचेज के 1 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, तो जो भी सेल कर रहा है, जिसको एक्स ने वाई को बेचा तो एक्स जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, वाई ने एक्स को बेचा तो वाई गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। सर मैं तुम्हें बेच रहा हूं तो मैं जीएसटी पे करूंगा, तुम आईटीसी लेना, तुम मुझे बेच रहे हो तो मैं आईटीसी लूंगा, तुम जीएसटी पे करना। अच्छा, हम दोनों का जो मर्जर होना था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो मर्जर का ऑर्डर, कोर्ट ने उस मर्जर का ऑर्डर कब पास किया, 15 दिसंबर 2020 को। अच्छा, डेट क्या लिखी, 1 अक्टूबर 2020, तो हम दोनों तो 1 अक्टूबर से एक हो गए, लेकिन जीएसटी में बोला गया नहीं, एक हो गए हो, लेकिन तुम्हारे बीच में अगर अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो तुम लोग अपना अपना जीएसटी पे करोगे, अपना अपना। ज्वाइंटली एंड सेवरली वाली बात यहां पर नहीं है, ज्वाइंटली एंड सेवरली वाली बात यहां पर नहीं है, अपना अपना जीएसटी पे करोगे। लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर, एक स्पेशल सिचुएशन डिस्कस हो रही है जहां पर 2 और 2 से ज्यादा कंपनियां आपस में अमलगमेट हुई है, मर्ज हुई हैं बिकॉज ऑफ द कोर्ट ऑर्डर और अदरवाइज। एन ऑर्डर किसी अर्लियर डेट से इफेक्टिव है, डेट ऑफ ऑर्डर आगे का है लेकिन इफेक्टिव डेट अर्लियर डेट है, तो जो
इफेक्टिव डेट और डेट ऑफ ऑर्डर है उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो इस पे जीएसटी लगेगा? आंसर है जीएस। जो भी ट्रांसफर है, जिसने भी जिसको बेचा है, जीएसटी पे करो, सामने वाला आईटीसी लेगा। And any two or more such companies have supplied or received goods or services or both to or from each other during the period commencing from the date from which the order takes effect till the date of order, हमेशा डेट ऑफ ऑर्डर बाद का रहेगा और इफेक्टिव डेट पहले का रहेगा। Then such transaction of supply and receipt shall be included in the turnover of the supply and receipt अलग अलग, and they shall be liable to pay tax accordingly। मतलब अपना अपना टैक्स दोगे, ज्वाइंटली एंड सेवरली वाली बात यहां पर नहीं है। दोनों मिला के जीएसटी पे करेंगे, ऐसी बात यहां पे नहीं है। फॉर दिस पर्पस दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किया जाएगा। भैया अपनी अपनी सप्लाई पे जीएसटी पे करो। द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द सेड कंपनी शैल बी कैंसिल्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेड ऑर्डर। ऑर्डर कब आया है? 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब वो मर्ज हो चुकी हैं। मर्ज एंटिटी एक नई एंटिटी है, उसका नया पैन नंबर होगा, उसका नया जीएसटी नंबर होगा। लेकिन अब क्या ये बोल रहे हैं, सर हम दोनों तो एक हो गए, कब से? 1 अक्टूबर से। तो हम दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी मत लगाओ अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में। गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इस 2.5 महीने के पीरियड में एक्स ने वाई को माल बेचा है तो एक्स जीएसटी पे करेगा, वाई आईटीसी लेगा। वाई ने एक्स को माल बेचा है तो वाई जीएसटी पे करेगा, एक्स आईटीसी लेगा, है ना। ज्वाइंटली एंड सेवरली वाली बात यहां पर नहीं है। जो माल बेच रहा है वो जीएसटी पे करेगा। किस पीरियड में? इफेक्टिव डेट एंड डेट ऑफ ऑर्डर। डेट ऑफ ऑर्डर बाद का है, इफेक्टिव डेट पहले का है। सिचुएशन किसकी है? अमलगमेशन, मर्जर, जो भी कह लो आप इसको। हम लोग इनकम टैक्स डीटी की क्लास में तो इसको एक ही मानते हैं ना, अमलगमेशन और मर्जर को तो एक ही मानते हैं। अमलगमेशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है, और या फिर 2 कंपनी मर्ज होकर एक नई कंपनी बनाती है। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, और अदरवाइज का मतलब है कि जैसे भी अमलगमेशन हो रहा हो, एक होता है कोर्ट के ऑर्डर के कारण और एक होता है पर्सनल में हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जैसा भी अमलगमेशन हो भैया, देखो तुम लोग जिस दिन प्रोस्पेक्टिव अमलगमेशन हो रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। ये तो रेट्रोस्पेक्टिव अमलगमेशन हुआ है। इस एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, अपने आप काम बन जाएगा। चलिए सर, अब ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछता है, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो क्या स्पेशल लायबिलिटीज है? लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है उसकी। कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके डायरेक्टर की क्या लायबिलिटी है? सेम क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट टैक्स की क्लास में, अगर आप मेरे डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट हैं तो सेम कॉन्सेप्ट्स हम लोग डायरेक्ट टैक्स में वॉल्यूम 5 के अंदर पढ़ते हैं। मिसलेनियस नाम से एक चैप्टर है, उसमें सेम कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मिलता जुलता, वहां भी यही सब पढ़ते हैं। लायबिलिटी स्पेशल केसेस की क्या है, मिसलेनियस बोल के एक चैप्टर है हमारा वॉल्यूम 5 के अंदर डायरेक्ट टैक्स में, उसके अंदर ये सब पढ़ते हैं क्लास में। ठीक, अब है लायबिलिटी इन केस ऑफ अ कंपनी इन लिक्विडेशन। कंपनी वाइंडिंग अप हो रही, वाउंड अप हो रही है, वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो रही है, क्लोज हो रही है। रिसीवर अपॉइंट होते हैं और क्या लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं, या फिर कहो कि रिसीवर अपॉइंट होते हैं जो एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं और वाइंडिंग अप प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो उस केस में लिक्विडेटर जब अपॉइंट होता है तो वो कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर को इन्फॉर्म करेगा कि सर मैं कंपनी में एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं, मेरी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। वो नोटिफाई करेगा उसको। कमिश्नर फिर 3 महीने का टाइम लेके बताएगा कि देखो तुम्हारी कंपनी जिसका लिक्विडेशन हो रहा है, जिसके तुम लिक्विडेटर हो, उसके यहां जीएसटी का इतना बकाया है, इसको पहले साइड करको, हमें चुका देना, वरना तुम्हारी जेब से लगेगा। मतलब अगर लिक्विडेटर ने ये सारे काम नहीं किए जो यहां लिखे हुए हैं तो लिक्विडेटर की पर्सनल ऑब्लिगेशन बन जाएगी। मान लो मैं एक कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट होता हूं और मैं ये कंप्लाई नहीं करता हूं, तो फ्यूचर में जब भी जीएसटी की कोई लायबिलिटी आएगी कंपनी पर, उसको लिक्विडेटर को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है तो लिक्विडेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है का थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि 30 दिन और 3 महीने की बात हो रही है। ठीक, पढ़िए पढ़िए अच्छे से इसको। वीडियो रोक के एक नजर मारिए प्लीज, वीडियो रोक के यहां तक पढ़िए प्लीज, वीडियो रोक के अगले पेज की 3-4 लाइन तक पढ़िए। लिक्विडेटर के बारे में पूछे तो यहीं तक लिखना है,
फिर यहाँ एक नया टॉपिक चालू हो गया, डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जब वाइंडिंग अप प्रोसेस में जाती है तो उसके डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ प्राइवेट कंपनी और डायरेक्टर की बात हो रही है, और ये 2 पॉइंट में कंपनी एंड लिक्विडेटर की बात हो रही है, डायरेक्टर की बात नहीं हो रही। तो एग्जाम के क्वेश्चन पे ध्यान रखना पड़ेगा किसका क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर का क्वेश्चन है और या फिर कंपनी लिक्विडेशन में लिक्विडेटर का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। पढ़िए इसको, वीडियो रोकिए, पढ़िए। पढ़ा आप लोगों ने? चलिए सर, कहता है लायबिलिटी इन केस ऑफ अ कंपनी इन लिक्विडेशन। अगर एग्जाम में सेक्शन 88 लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इन लिक्विडेशन जीएसटी में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों पॉइंट यहां से यहां तक थोड़ा बहुत डिस्कस करने होंगे, और करना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक 30 दिन की बात है कि आप अपने अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर कमिश्नर को बताएंगे कि आपकी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा, आप लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं। अब कमिश्नर 3 महीने का टाइम लेगा और आपको बताएगा कि भैया इतने रुपए अलग कर दो कंपनी के एसेट से जीएसटी की लायबिलिटी की तरफ, बस इतना ही तो है। कहता है इनिशिएशन बाय लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, इंटीमेशन होना चाहिए, यहां पे इनिशिएशन नहीं होना चाहिए, इंटीमेशन। इंटीमेशन कर दीजिए वहां पे, है ना। इंटीमेशन बाय लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू द कमिश्नर। जीएसटी कमिश्नर की बात हो रही है, पुलिस कमिश्नर की नहीं। व्हेन एनी कंपनी इज बीइंग वाउंड अप वेदर अंडर द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदरवाइज, यानी आप किसी कोर्ट ऑर्डर के कारण बंद हो रहे हैं और या फिर अदरवाइज मतलब नॉर्मल प्रोसीड्यूर फॉलो करके कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ रिसीवर ऑफ एनी एसेट्स ऑफ अ कंपनी और लिक्विडेटर, देखो 2 नाम दिए जाते हैं, पर्पस अलग अलग होता है, रिसीवर और लिक्विडेटर। जो भी अपॉइंट हो, कंपनी लिक्विडेशन में है, कंपनी बंद होने जा रही है, चाहे कोर्ट ऑर्डर हो या अदरवाइज हो, आप या मैं एज अ रिसीवर और लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं। काम क्या होता है इसमें, जनरली कंपनी के एसेट्स को सेल करते हैं, वैल्यू रियलाइज करते हैं, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करते हैं, जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर को दे देते हैं। बट 30 दिन के अंदर अंदर, उसके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर उसको इंटीमेट करना होगा अपनी अपॉइंटमेंट को, किसको, कमिश्नर को। अब कमिश्नर को पता चल गया, अब कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर इस कंपनी की लायबिलिटी एस्टिमेट करेगा कि अब तक के ट्रांजैक्शन की कंपनी की कितना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी आ रहा है, कितना दे चुकी कंपनी और कितना ऑब्लिगेशन बनता है कंपनी के देने का। कंपनी तो बंद हो रही है, तो अब कंपनी के स्टॉक्स क्या हैं, उस सब देखो, जब हम इंटीमेट करेंगे तो सारा चीज बताएंगे कि कंपनी अब तक कितना ट्रांजैक्शन कर रखी है, जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, 3B फाइल करेंगे या इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में सबमिट करेंगे, स्टॉक बताएंगे, क्योंकि हम लोग क्लास में पढ़े हुए रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 29(5) में कि जब आप अपने बिजनेस को बंद करते हो तो जो स्टॉक होता है उस पर आपको जीएसटी पे करना होता है, इनपुट कैपिटल गुड्स पे। वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद कमिश्नर अब आपको इन्फॉर्म करेगा। यहां पे कमिश्नर के पास 3 महीने और आपके पास 30 दिन है, ये एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। द कमिश्नर शैल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी और कॉलिंग फॉर सच इन्फॉर्मेशन एज ही डीम फिट, तो यही वहां पे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना कमिश्नर को, आप इन्फॉर्म करेंगे, फिर कमिश्नर नोटिस वगैरह देके आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह मंगवाएगा। नोटिफाई, अब लिक्विडेटर को 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन आप उसको इंटीमेट करेंगे वहां से 3 महीने के अंदर अंदर वो अमाउंट नोटिफाई करेगा कमिश्नर कि भैया तुम इतने रुपए कंपनी के एसेट्स में से साइड कर दो जीएसटी के टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए। बहुत सिंपल है। आप अगर लिक्विडेटर या रिसीवर अपॉइंट हुए हैं एक कंपनी के जो बंद हो रही है, वाइंडिंग अप प्रोसेस में जा रही है, तो आपको 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना होगा कमिश्नर को। कमिश्नर फिर आपसे, आपके इंटीमेशन के बाद इंक्वायरी करेगी, आपसे और इंफॉर्मेशन मंगाएगी, फाइनली 3 महीने। अब एग्जाम में ध्यान रखना, यहां 1 महीने मत लिखना, गलत हो जाएगा, और यहां 90 दिन मत लिखना। अगर यहां 30 दिन है तो 30 दिन, 1 महीना मत लिखना, और यहां 3 महीने तो 3 महीने लिखना है, आपको 90 दिन नहीं लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। 30 + 90 मत लिख देना, उधर 1 मंथ मत लिख देना। पूरे लॉ में कहीं भी आप अगर 1 मंथ पढ़ते हो तो एग्जाम में 1 मंथ लिखोगे थ्योरी में, और कहीं पे 30 दिन पढ़ते हो तो 30 दिन ही लिखोगे। आप अपने मन से 30 दिन को एग्जाम में जाके 1 महीना नहीं लिखोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 30 = 1 मंथ चलता है,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय 1 महीना या 30 दिन चलता है। थ्योरी में 30 दिन मतलब 30 दिन, 1 महीना नहीं लिखना है, और 3 महीने मतलब 3 महीने, 90 दिन नहीं लिखने हैं। ठीक है सर। द कमिश्नर सेल आफ्टर, ये तो हो ही गया कि कमिश्नर 3 महीने के अंदर आपको बताएगा कितना अमाउंट आपको अलग रखना है, मतलब इसको बांट मत देना भैया, ये पैसा टैक्स का है, इसको अलग रखना, शेयर होल्डर को बांट मत देना। और ऑर्डर जो होता है लिक्विडेटर का, वो जो आप अकाउंट से पढ़ते हो कि लिक्विडेटर कैसे कैसे वो किस किस ऑर्डर में पेमेंट पे ऑफ करेगा, अपना खर्चा निकालेगा। अब ये नोटिस ही देना भूल जाए, इंटीमेट ही करना भूल जाए कमिश्नर को, तो इसको अपनी जेब से भरना पड़ जाएगा। चलिए सर, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो सर प्राइवेट कंपनी अगर लिक्विडेशन में जा रही है तो उसके जितने भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी की लायबिलिटी बनती है लिक्विडेशन तक, चाहे वो लिक्विडेशन के पहले डिटरमाइंड हो या बाद में डिटरमाइंड हो, वो कंपनी के डायरेक्टर से रिकवर कराया जाएगा। सर कौन से डायरेक्टर? तो जिस समय की लायबिलिटी है उस समय जो डायरेक्टर थे, मान लो 3 साल पुरानी कोई लायबिलिटी है तो 3 साल पुराना जो डायरेक्टर था उस समय का, उससे भी रिकवर किया जा सकता है। कंपनी की 3 साल पहले की कोई लायबिलिटी है और उस समय का डायरेक्टर आप थे, हम थे, लेकिन हमने बाद में 1-2 साल के बाद कंपनी छोड़ दी थी, तो भी हमें वो लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। यहां लिखा हुआ है ज्वाइंटली एंड सेवरली, और यहां लिखा हुआ है जिस पीरियड में मैं डायरेक्टर था, जिस पीरियड का टैक्स है उस पीरियड में जो भी डायरेक्टर होंगे वो लायबल होंगे। कंपनी देगी, कंपनी नहीं तो फिर डायरेक्टर देंगे। डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ सच टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी नॉट रिकवर्ड। यानी सबसे पहले कंपनी से रिकवरी होगी और कंपनी बोली कि भाई मेरे पास अब रिकवरी पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? डायरेक्टर को। कौन से डायरेक्टर को? एक होता है जो रिटायरमेंट पे डायरेक्टर था उसको, जो मतलब कंपनी जब बंद हो रही थी तो उस समय डायरेक्टर जो है वो नहीं। अगर मान लो मैं आज से 5 साल पहले कंपनी में डायरेक्टर था तो मुझे भी पकड़ा जाएगा अगर मेरे समय की लायबिलिटी है तो। When any private company is wound up and any tax, interest or penalty determined under CGST Act on the company for any period है, whether before or in the course or after liquidation, वो डिटर्मिनेशन कभी भी हुआ हो, लिक्विडेशन से पहले, लिक्विडेशन के दौरान या लिक्विडेशन के बाद, cannot be recovered, जो हम कंपनी से रिकवर ना कर पाए, यानी सबसे पहले कंपनी पे करेगी, कंपनी से ना रिकवर कर पाए तो हम जाएंगे। फिर एवरी पर्सन who was the director of such company at any time during the period for which the tax was due shall be jointly and severally। 2015 में मैं कंपनी में डायरेक्टर था, लायबिलिटी 2018 की है, मैं नहीं भरूंगा। लायबिलिटी 2012 की है, मैं उस समय डायरेक्टर नहीं था, नहीं भरूंगा। लेकिन अगर 2015 की लायबिलिटी है और मैं 2015 में कंपनी में डायरेक्टर था तो मुझे भी वो लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलके। लेकिन एक यहां पे कॉल है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि अगर डायरेक्टर ने प्रूफ कर दिया कि जो जीएसटी ओवर ड्यू है, गवर्नमेंट को जो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी नहीं मिली है, उसमें उस डायरेक्टर की कोई गलती नहीं थी, तो फिर डायरेक्टर को ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये एक बचाव है। डायरेक्टर shall not be liable if he proves to the satisfaction of commissioner that such non-recovery cannot be attributed to his gross neglect, misfeasance or breach of duty। मतलब अगर डायरेक्टर ये प्रूफ कर दे कि भाई मेरी कहीं कोई गलती नहीं है, मैंने तो सबको बताया था, कंपनी सेक्रेटरी को, ऑडिटर को, गवर्नमेंट को नोटिस भी दिया था कि ये पैसे ले लो, मैंने अपनी ड्यूटी एज अ प्रूडेंट पर्सन की है। अगर आप 2015 में कंपनी से जीएसटी नहीं ले पाए तो इसमें मेरी कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, इसमें मैंने जानबूझकर कोई गलती यहां नहीं की, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी थी, सबको दिखाई दे रहा था, हिडन नहीं था कुछ भी, तो मैं क्यों जीएसटी पे करूं। तो यहां पर एक कह सकते हो कि प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर को एक बचाव मिला है कि अगर वो प्रूफ कर दे कि उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंस उसमें इन्वॉल्व नहीं है, दूसरे डायरेक्टर्स और दूसरे ऑफिसर्स की गलती है, तो फिर उसको बचाव हो सकता है। सर सेक्शन 88 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो लिक्विडेशन को डील करता है, लिक्विडेशन के समय की लायबिलिटी की बात कर रहा है, और एक उसमें भी स्पेशल केस प्राइवेट कंपनी की दोबारा यहां बात हो रही है सेक्शन 89 में, लेकिन इट इज अ नॉर्मल केस, नॉट अ केस ऑफ लिक्विडेशन। ये एक नॉर्मल केस है कि भैया मैं कंपनी चला रहा हूं और कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के ना कुछ जीएसटी की रिक्वायरमेंट आ रखी है टैक्स पे करने की, तो प्राइवेट कंपनी के साथ साथ उसके डायरेक्टर भी पे करेंगे।
आप बोलोगे क्या सर, अभी तो आपने कंपनी का पढ़ाया यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी और डायरेक्टर का, फिर दोबारा चालू हो गए प्राइवेट कंपनी और डायरेक्टर के बारे में। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम ही कह रहा है, सेक्शन अलग अलग है। और ये लिक्विडेशन का केस नहीं है, पिछला वाला सेक्शन 88 लिक्विडेशन का केस था। यहां पर आप हाईलाइट कर लीजिए, यहां लिख लीजिए केस ऑफ लिक्विडेशन, है ना, और यहां लिख लीजिए नॉट अ केस ऑफ लिक्विडेशन। ये जो पॉइंट है सेक्शन 89 में हम कब आएंगे, व्हेन देयर इज नो केस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का केस है तो पिछले सेक्शन में जाओ, इट इज अदरवाइज नॉर्मल कि भाई एक कंपनी की जीएसटी की लायबिलिटी है, प्राइवेट कंपनी है और मैं उस समय डायरेक्टर था, कंपनी बंद नहीं हो रही है। से 2021 में कंपनी के ऊपर जीएसटी की नोटिस आ रखी है और कंपनी बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, कंपनी बंद नहीं हो रही, लिक्विडेशन में नहीं जा रही, तो कंपनी के साथ साथ डायरेक्टर भी उस टैक्स को भरेंगे। लेकिन फिर डायरेक्टर बच सकता है अगर वो प्रूफ कर दे कि उसमें उसकी कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस इन्वॉल्व नहीं है। चलो ये पॉइंट पढ़ते हैं सेक्शन 89 का। Director of a private company to be jointly and severally liable for the payment of any tax, interest or penalty due from the company and not recovered। यानी अगर कंपनी ना दे पाए तो notwithstanding, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है उसको साइड करो, where any tax, interest or penalty due from private company in respect of any supply of goods or services or both for any period cannot be recovered, then every person who was the director of the private company during that period, जिस पीरियड का, अभी वही पिछले पेज पे भी पढ़े, जिस पीरियड का वो टैक्स है उस पीरियड में मैं डायरेक्टर हूं, हाँ 2021 में मैं डायरेक्टर हूं और ये जीएसटी लायबिलिटी 2021 की है, ठीक, तो सबसे पहले वो जीएसटी प्राइवेट कंपनी पे करेगी, कंपनी नहीं पे करेगी तो डायरेक्टर्स, लेकिन डायरेक्टर्स से बच सकते हैं अगर वो ये प्रूफ कर दें कि उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये एक बचाव सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। बोला सर ये स्पेशल क्या है सर, ये बी पॉइंट, प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो फिर जीएसटी लायबिलिटी डायरेक्टर पे नहीं आएगी जो डायरेक्टर थे प्राइवेट कंपनी के। यानी ये जो देखो, ये जो प्रोविजंस है किसके लिए, प्राइवेट के लिए, पब्लिक के लिए तो है नहीं। अब यहां क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो गई पब्लिक कंपनी में, ठीक है, तो अब डायरेक्टर फ्री हो गए। अब डायरेक्टर की पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है जिसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। और थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी में ना चोरी चकारी ज्यादा होती है, टैक्स इवेजन ज्यादा होता है, इसीलिए यहां डायरेक्टर को पकड़ा जाता है। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर को क्यों पकड़ते हैं, एससीटीसी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर भी मैं ही हूं, प्रमोटर भी मैं ही हूं और ओनर भी मैं ही हूं। मान लो अभी तो मेरी कंपनी नहीं है लेकिन मैं अपनी कंपनी बनाऊं एससीटीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका डायरेक्टर भी मैं ही, प्रमोटर भी मैं ही और शेयर होल्डर भी मैं ही, तो फ्रॉड भी तो मैं ही करूंगा ना, इसीलिए उन्हें पकड़ा जाता है। अब देखिए यहां बचाव है, कहता डायरेक्टर्स नॉट ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी नॉट रिकवर्ड, बट वो प्राइवेट कंपनी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, पब्लिक कंपनी में। यानी 5-6 साल का टैक्स था लेकिन आगे जाके प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो फिर प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनको उस समय का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उनकी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबिलिटी कंपनी के साथ नहीं रहेगी। वेयर अ प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी and the tax, interest or penalty in respect of any supply, goods or services or both for any period during which the company was private company cannot be recovered before such conversion। प्राइवेट कंपनी आगे जाके पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट कंपनी के कुछ डीएसटी के ड्यूज थे लेकिन हम वो प्राइवेट कंपनी से नहीं ले पा रहे हैं अब, लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो आप इस टैक्स को उसके उस समय वाले डायरेक्टर से रिकवर नहीं कर सकते। देन nothing contained in subsection 1 shall apply to any person who was the director of such private company in relation to such। यानी मैं 5 साल तक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हूं और टैक्स वैक्स की चोरी वोरी करवा रहा हूं, आगे जाके उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदल दूं तो फिर डायरेक्टर की पर्सनल ऑब्लिगेशन जीएसटी पे करने की नहीं आएगी। लेकिन अगर डायरेक्टर पे कोई पेनल्टी लग रही है, पर्सनल पेनल्टी, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, ठीक, पर्सनल पेनल्टी अगर इंपोज हो रही है तो वो उसको देनी पड़ेगी। हाउएवर नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनी पर्सनल पेनल्टी इंपोज्ड ऑन सच डायरेक्टर। तो अगर वो, ये पेनल्टी कौन सी पेनल्टी है, जीएसटी की पेनल्टी, लेकिन कॉन्ट्रावेंशन की कोई अगर पर्सनल पेनल्टी डायरेक्टर पे इंपोज हो रही है तो वो उसको देनी पड़ेगी। यहां एक सिल्ड आ गया डायरेक्टर के ऊपर, मैं 5 साल तक प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर था, वो प्राइवेट कंपनी आगे जाके पब्लिक कंपनी में बदल गई, ठीक, और जीएसटी जिस समय मैं डायरेक्टर था उस समय का बकाया है, मुझे देने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी दे प्राइवेट वाली,
और या फिर अब वो बदल चुकी है पब्लिक वाली, तो पब्लिक कंपनी दे, डायरेक्टर को नहीं पकड़ा जाएगा। और देखिए ना सर, ये नियम में भी तो प्राइवेट कंपनी था, यानी ऐसा कोई भी नियम पब्लिक कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है। ये जो यहां पर नियम था कि हम डायरेक्टर को पकड़ेंगे, अगर पब्लिक कंपनी है तो नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। यानी इसको पढ़ने के बाद आप कह सकते हो कि सर अगर पब्लिक कंपनी हो तो डायरेक्टर की पर्सनल ऑब्लिगेशन आएगी कंपनी के साथ ज्वाइंटली एंड सेवरली? आंसर इज नो, नहीं आएगी। तो एग्जाम में ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी की जीएसटी लायबिलिटी है तो उस कंपनी के साथ साथ डायरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर मैं पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर हूं तो जीएसटी की लायबिलिटी का ऑब्लिगेशन कंपनी का रहेगा, उसके डायरेक्टर का नहीं रहेगा। ठीक, ये पढ़िए, काफी अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। अगेन जैसे अभी पीछे पढ़े थे ना कि लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो उसको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होगा कमिश्नर को, और कमिश्नर 3 महीने के अंदर इन्फॉर्म करेगी। तो वैसे ही कुछ यहां भी है। इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, चांसेस हैं, क्योंकि इसमें 1 मंथ इन्फॉर्म एटसेट्रा की बात हो रखी है। बस 15-20 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 पेज जो लास्ट में है, 2-4 पेज, वो तो क्वेश्चन आंसर है। वो क्वेश्चन आंसर तो आपको खुद अपने से पढ़ने, क्योंकि क्लास में वो तो समझा रहा हूं सारा। मैं एक एक करके क्वेश्चन पे आ जाऊंगा और बता दूंगा ये हो गया क्लास में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। क्वेश्चन आंसर्स तो आपकी सुविधा के लिए दिए ना, ये डिसाइड करने के लिए कि एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और सीएमए के मिले तो सीएमए के, और मैंने सीए फाइनल के भी ले लिए आपके लिए, है ना। कॉन्सेप्ट है, कहीं से ले लो। चलिए पढ़िए इसको एक बार, पढ़िए अच्छे से। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म टू पे टैक्स। फर्म के साथ साथ उसके पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी ज्वाइंटली एंड सेवरली जाती है। ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि फर्म की लाइबिलिटी, फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। कहता है पार्टनर्स ऑफ द फर्म ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ऑफ द फर्म, नॉट विथ सेंडिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी। तुम पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप डीड में मैंने लिखवा दिया कि आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर जीएसटी लायबिलिटी ऑफ फर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। वेयर एनी फर्म इज लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर दिस एक्ट, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म की जीएसटी लायबिलिटी बनती है तो फर्म के साथ साथ उस फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं, उस समय जिस समय की वो लायबिलिटी है, उस समय जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको वो लायबिलिटी साथ साथ चुकानी होगी। ठीक। अच्छा क्या कहता है? द फर्म एंड ईच ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शैल ज्वाइंटली एंड सेवरली बी लायबल फॉर सच पेमेंट। बोला सर मैं तो रिटायर कर गया। तो अगर तुम रिटायर कर रहे हो तो रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हारा ऑब्लिगेशन चल सकता है, लेकिन तुम बच सकते हो अगर तुमने इन्फॉर्म कर दिया कि तुम अब इस फर्म से रिटायर कर गए हो। तुमने जीएसटी कमिश्नर को, किसी फर्म में तुम काम कर रहे थे एज ए पार्टनर, अब तुम फर्म से रिटायर हो गए तो तुमको जीएसटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं इस फर्म को छोड़ चुका हूं। तो लायबिलिटी तुम्हारी वहीं तक चलेगी अप टू द डेट ऑफ इंटीमेशन। लेकिन अगर तुम इन्फॉर्म करना भूल गए तो आगे 10 साल तक अगर कोई फर्म की जीएसटी लायबिलिटी है तो तुमको भी पे करनी पड़ेगी। मान लो फर्म आगे 5 साल तक चल रही है तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद, और तुमने अपनी रिटायरमेंट को जीएसटी कमिश्नर को नहीं बताया, तो फर्म के साथ साथ अब तुम भी चलते रहोगे, क्योंकि तुम रिटायर तो कर गए लेकिन इंटीमेट करना भूल गए। यही लिखा हुआ है। रिटायरिंग पार्टनर लायबल टू पे टैक्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, लेकिन कब? जब वो इन्फॉर्म करे तब। वेयर एनी पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ही और द फर्म शैल इंटीमेट, कोई भी इन्फॉर्म करे, चाहे वो कर दे या फर्म कर दे, शैल इंटीमेट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सेट पार्टनर टू द कमिश्नर बाय अ नोटिस इन दैट बिहाफ इन राइटिंग, एंड सच पार्टनर शैल बी लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर मैं किसी फर्म से रिटायर हो रहा हूं तो मैं अपनी रिटायरमेंट की बात कमिश्नर को बता दूं, लेकिन अगर मैं ये नहीं बताया 1 महीने के अंदर अंदर तो फिर मेरी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, बियॉन्ड द डेट ऑफ रिटायरमेंट भी जाएगी। However, no such intimation is given within 1 month from the date of retirement. The liability of such partner shall continue until the date on which such intimation is received. कब तक चलती रहेगी? से मैं आगे इंटीमेशन ही नहीं देता हूं तो जब तक फर्म चलती रहेगी तब तक मेरी लायबिलिटी चलती रहेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आप किसी फर्म से रिटायर हो रहे हो तो आप या फर्म
जीएसटी में, जीएसटी पोर्टल पे या अदरवाइज कमिश्नर को इन्फॉर्म करे आपकी रिटायरमेंट के बारे में, तो फिर आपकी लायबिलिटी जो फर्म के साथ चलती है जॉइंटली एंड सेवरली, वो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही चलेगी। और 1 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करना भूल गए तो ये लायबिलिटी चलती रहेगी जब तक तुम इन्फॉर्म ना कर दो। यानी तुम पार्टनर नहीं हो, लेकिन फिर भी जीएसटी के जो लायबिलिटी है फर्म की, वो तुम्हारे ऊपर आ सकती है। मैं पार्टनर था, हूं नहीं, लेकिन लायबिलिटी आ सकती है। क्यों? क्योंकि मैं इन्फॉर्म करना भूल गया अपने रिटायरमेंट के बारे में। ठीक है? और जिस दिन तुम इन्फॉर्म करोगे उस दिन तक चलेगी, उसके बाद रुक जाएगी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का केस स्टडी सिचुएशन बना के यहां पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और ये तो सिंपल है। माइनर से रिलेटेड 2 पॉइंट है, बहुत इजी है। माइनर का बिजनेस, माइनर है या कोई ना कहते हैं लुनेटिक और पागल है, इडियट है, ऐसे करके लॉ में पढ़ते हैं ना कि वो उसके बिहाफ में उसके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, साइन करेंगे। तो एक माइनर के बिहाफ में उसके ट्रस्टीज और गार्डियन और एजेंट बिजनेस चला रहे थे। माइनर के नाम पर बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस को चला कौन रहे हैं? गार्डियन। उसके जो गार्डियन है वो चला रहे हैं, ट्रस्टीज चला रहे हैं। तो फिर जीएसटी की लायबिलिटी जो आएगी उस बिजनेस से, वो किसकी आएगी? उस ट्रस्टी की, गार्डियन की आएगी, एजेंट की आएगी। माइनर अगर मेजर होता तो जितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करता, वही टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी हम किससे लेंगे? गार्डियन, ट्रस्टी और एजेंट से लेंगे। बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें। लायबिलिटी ऑफ गार्डियन ट्रस्टी where the business in respect of which the tax interest penalty is payable is carried on by any guardian, trustee, agent of a minor or other incapacitated person on behalf of or for the benefit of such minor or incapacitated person, then tax interest penalty shall be leviable and recoverable from such guardian, trustee and agent. सर कितना? अगर वो माइनर मेजर होता तो कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देता? उतना ही किससे लेना? माइनर से नहीं लेना है, उस गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट से लेना है। अल्टीमेटली जब यहां पढ़ोगे तो उस माइनर से लेने की बात नहीं हो रही है। माइनर अगर मेजर होता तो कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करता, वो तुम उसके गार्डियन और ट्रस्टी से ले लो जो माइनर के नाम पे बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट इंटर ही नहीं कर सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते समय, जीएसटी नंबर लेते समय, बिजनेस को एस्टैब्लिश करते समय कोई ना कोई तो उस माइनर का गार्डियन बना होगा। तो सारा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो गार्डियन या ट्रस्टी या एजेंट ऑफ अ माइनर देगा। ऐसे यहां पर है कि अगर कोई कोर्ट ऑफ वार्ड्स अपॉइंट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है, ऑफिशियल ट्रस्टी अपॉइंट हुआ है, रिसीवर और मैनेजर अपॉइंट हुआ है, बेसिकली माइनर का भी केस है यहां, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली जाती है, या प्रॉपर्टी के लीगल हेयर्स नहीं मिलते हैं, तो कोर्ट के थ्रू ऑफिशियल ट्रस्टी अपॉइंट हो जाते हैं, कोर्ट के थ्रू रिसीवर अपॉइंट हो जाते हैं, कोर्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल अपॉइंट हो जाते हैं। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि भाई जिस भी बेनिफिशियरी के बिहाफ में ये लोग बिजनेस चला रहे थे, अगर बेनिफिशियरी कि वो जीएसटी लायबिलिटी होती तो जितना बेनिफिशियरी देता उतना ये लोग देंगे। आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है, क्या ये नाम कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी, रिसीवर और मैनेजर जो बिजनेस को रन कर रहे हैं किसी बेनिफिशियरी के बिहाफ में, वही लोग जीएसटी पे करेंगे। ठीक है? एज इफ की ये बिजनेस वो बेनिफिशियरी नहीं, यही लोग चला रहे हैं। स्टेट और एनी पोर्शन ऑफ स्टेट। मैंने क्या बोला? अरे एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई और अब उनकी प्रॉपर्टी के क्लेमांट और लीगल हेयर्स कोई पता ही नहीं चल रहा है गवर्नमेंट को कि कौन है। तो फिर जब तक नहीं पता चलता है, गवर्नमेंट क्या करती है? ऑफिशियल ट्रस्टीज और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देती है कि भाई इनकी प्रॉपर्टी को अब आप लोग देखेंगे, क्योंकि इनके लीगल हेयर्स और रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं 2 साल 4 साल। तो अब उस बिजनेस की जीएसटी लायबिलिटी कौन पे करेगा? वही जो ये बंदे लोग हैं, जो इनका ये नाम लिखा हुआ है। तो एग्जाम में ये नाम ध्यान रखना है, बस इजी है, नाम खाली ध्यान रखना। एग्जाम में यस नो का क्वेश्चन आएगा, दे देना। थ्योरी क्वेश्चन लिखने के लिए यहां नहीं आएगा, इन दोनों में ये टाइम पास है। नाउ अब स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द लायबिलिटी टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। ये अच्छा है केस, ये डेथ वाला केस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ये अगले पेज पे तो ये तो कॉपी पेस्ट है। बी सी डी एक जैसे हैं, एक बार अगर बी समझ में आ गया तो वैसा ही सी है और वैसा ही डी है, और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अगले पेज पे एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक, यहां पर बी जो सीखेंगे, बी जैसा ही सी है, सी जैसा ही डी है, लेकिन जो दिमाग लगाना है, जो एग्जाम के लिए तैयार करना है, वो ये ए पॉइंट। एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है, प्रोप्राइटरशिप, मिस्टर ए अपना बिजनेस चला रहा था, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका बिजनेस अब उसके घर वाले बोलते हैं हम चलाएंगे।
तो अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है और उसके घर वाले बिजनेस चलाएंगे, से उसका बेटा चलाएगा या उसकी वाइफ चलाएगी, तो जो मिस्टर ए बिजनेस चला रहा था उसकी जो भी जीएसटी लायबिलिटी होगी, जितनी भी होगी, पूरा उसके घर वाले देंगे। क्यों? घर वाले मतलब बेटा या वाइफ, जो भी उसके बिजनेस को चला रहा है। नहीं सर, डेथ होने के बाद बिजनेस बंद कर देंगे। तो मिस्टर ए का बिजनेस था, उस बिजनेस, वो उसकी डेथ हो गई, अब उस बिजनेस को बंद करके 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ जो बेटे को दिया गया, और जीएसटी लायबिलिटी 10 लाख रुपए की है। बेटा अपने घर से नहीं देगा, वो 1 ही लाख रुपए देगा। ये ध्यान रखना है। जो भी फादर की डेथ के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी बेटे के पास गई है, उसी प्रॉपर्टी में से फादर का जीएसटी पे होगा। बेटा अपना पर्सनल उसमें पैसा नहीं लगाएगा। अगर फादर की डेथ पर उस बिजनेस को बंद कर दिया जाता है तो एक्स्ट्रा लायबिलिटी घर वालों की नहीं बनेगी, लीगल हेयर्स की नहीं बनेगी। जितना फादर से डेथ, जिस पर्सन का, उससे जितना एसेट्स मिला है उनको, उसी से जीएसटी लायबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा। उनको अपना पर्सनल घर बार नहीं बेचना है। बेटे की अपनी पर्सनल कमाई होगी, अपना पर्सनल बैंक बैलेंस होगा, वो नहीं भरना। लेकिन अगर बेटा फादर का बिजनेस कंटिन्यू रखेगा तो फिर फादर का जितना जीएसटी लायबिलिटी है सारा बेटा भरेगा, चाहे फादर से एसेट्स उसको कम ही क्यों ना मिला हो। एग्जाम्पल है, उससे और क्लियर होगा। पहले एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा। मिस्टर एफ बीइंग द डीलर इन लैपटॉप, उसका जीएसटी बकाया 2,25,000 का है, डेथ हो जाती है। डॉटर बोलती है मैं अब इस बिजनेस को चलाऊंगी, तो फिर अब ये 2,25 वो डॉटर पे करेगी, क्योंकि डॉटर बोल रही है लीगल हेयर्स कि मैं इस बिजनेस को चलाऊंगी। लेकिन अब यहां बोलती है नहीं मैं नहीं चलाऊंगी, मैं फादर के डेथ के बाद इस बिजनेस को बंद कर दूंगी, और फादर से उसको सिर्फ टोटल 40,000 की प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, तो फिर अब जीएसटी भी वो 40,000 तक ही पे करेगी। बैलेंस रुपया उसको अपनी जेब से पे नहीं करना है। क्यों? जिस पर्सन की लायबिलिटी थी, जिसकी डेथ हुई, उसका टोटल नेटवर्थ ही 40,000 का था, तो अब उसके घर वाले रिश्तेदार इस पैसे को नहीं भरेंगे। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 2,25 कब देना होगा? जब फादर की डेथ के बाद उसके घर वाले उसके बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो ये पूरा रुपया देना पड़ेगा। सर नहीं करेंगे कंटिन्यू, तो फिर फादर से जितनी प्रॉपर्टी रुपए की बच्चों के पास, घर वालों के पास आई है, यहां 40,000, उतना ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा 1,85 का बैलेंस है वो नहीं पे करना है। ये सरकार को नुकसान हो गया। मतलब फादर के जाने के बाद घर वालों को फादर के एसेट्स के जो हिस्से आए वो आए 1 लाख रुपए, और जीएसटी का बिल आया 10 लाख रुपए, तो घर वाले कहां से भरेंगे जी? ये भी तो समझो। तो मुझे तो ये नियम सही लग रहा है, बाकी पढ़ते हैं। वही सेम चीज यहां लिखी हुई है, एक तरह से समझो कि मैंने तो बता दिया आपको, आप पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसको। स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द लायबिलिटी टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी इन सर्टेन केसेस ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आईबीसी, यानी सब्जेक्ट टू आईबीसी। ठीक, वेयर अ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा डाइज, यानी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कंपनी मरता नहीं है, फर्म नहीं मरती। हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल की, एक प्रोप्राइटर से बिजनेस की, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद क्या उसका बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ सर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी पर्सन, वाइफ, बेटा, बेटी, उसके बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर सारा टैक्स वही लोग भरेंगे। सारा टैक्स जो भी फादर का, मिस्टर ए जिसकी डेथ हुई है, वही भरेंगे। बोले नहीं सर, बिजनेस भी बंद कर दे रहे हैं, तो बिजनेस बंद करने के बाद जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो टैक्स देगा, लेकिन कितना? अंडरलाइन, टू द एक्सटेंट टू विच द स्टेट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग द चार्ज। ये स्टेट का मतलब क्या है? जो वो पर्सन जिसकी डेथ हुई है उसके जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की है उसके घर वालों ने, वही अपने नीचे वाले एग्जाम्पल में कितना? 40,000 रुपए। एग्जाम में क्वेश्चन में फिगर दिया रहेगा, कि भाई मिस्टर ए की डेथ हुई है, उसकी जीएसटी लायबिलिटी दुकान में 3 लाख थी, घर वाले दुकान बंद कर रहे हैं, नहीं चलाएंगे, और मिस्टर ए की प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू 50,000 की है, तो घर वाले 50,000 ही जीएसटी पे करेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हेयर्स अपने घर से पर्सनल टैक्स नहीं देगा। कब देगा वो? जब उसका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है। ठीक, वही एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। थोड़ा सा यहां पे करेक्शन करना है। करेक्शन कौन से पेज पे है?
4 थे पेज पे। इफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यू, यहां पे ऐड कर दो द लीगल हेयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर पेंडिंग ड्यूज, कॉमा इफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड। बिजनेस अगर बंद कर देंगे तो फिर उसके घर वाले लीगल हेयर्स पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं लेंगे डिफरेंशियल का, और बिजनेस चलाएंगे तो लेना पड़ेगा। चलिए सर, अब ये पढ़ लीजिए, बी सी और डी एक जैसे ही है। बी पढ़िएगा वैसा ही सी है और वैसा ही डी है। क्या कि एचईएफ यहां पे डिसॉल्व हो रही है, पार्टीशन घर में बंटवारा हो रहा है, यहां पे फर्म डिसॉल्व हो रही है, यहां पे गार्डियनशिप और ट्रस्ट टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेट के समय जितने भी मेंबर थे, जितने भी पार्टनर्स थे, सब रेस्पॉन्सिबल होंगे जॉइंटली एंड सेवरली विथ द एचईएफ और एओपी विद द फर्म, वही सब है। ठीक, एक रीडिंग देने वाली बात है। एग्जाम के लिए तो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने विथ एग्जाम्पल आपको यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने कोशिश की है जगह जगह काफी सारे एग्जाम्पल देने की। दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, सो मच इंपॉर्टेंट, और ये बातें तो आप जान ही रहे हो, ज्वाइंटली एंड सेवरली वाली बात। एचईएफ और एओपी, एचईएफ और एओपी में फैमिली पार्टीशन हो रहा है, एओपी डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है ना, पार्टीशन हो रहा है। तो फिर जो भी मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं पार्टीशन के समय में, एट द टाइम अप टू द टाइम ऑफ पार्टीशंस, वो सब ज्वाइंटली एंड सेवरली होंगे, लाइबल होंगे जीएसटी पेबल के लिए। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आईबीसी वेयर अ टैक्सेबल पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर जीएसटी इज एचयूएफ और एओपी एंड प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ और एओपी इज पार्टीशन्ड अमंग द वेरियस मेंबर्स और ग्रुप ऑफ मेंबर्स, देन ईच मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर्स शैल ज्वाइंटली एंड सेवरली बी लाइबल टू पे द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू बिफोर फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन अप टू द डेट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन, एचयूएफ एक बिजनेस चला रहा था, फैमिली पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन की डेट तक जो भी जीएसटी लायबिलिटी है वो एचयूएफ के साथ साथ हर मेंबर को ज्वाइंटली एंड सेवरली पे करनी पड़ेगी, चाहे उसका डिटर्मिनेशन पार्टीशन से पहले हुआ हो या बाद में हुआ। ऐसे ही पार्टनर के साथ भी है ज्वाइंटली एंड सेवरली, और ऐसे ही यहां पर गार्डियन और ट्रस्ट के लिए बोला गया है कि भाई उसको जो भी वार्ड और बेनिफिशियरी की जीएसटी लायबिलिटी है वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी टर्मिनेशन तक के लिए, टर्मिनेशन तक, अप टू द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्ट। एक ट्रस्ट चल रहा था, ट्रस्टी उसमें गार्जियन था बेनिफिशियरी और माइनर के लिए, और वो ट्रस्ट टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेशन तक की जितनी भी जीएसटी लायबिलिटी है वो किसकी रहेगी, वो उसी गार्डियन और ट्रस्ट की रहेगी, एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। थोड़ा सा यहां देख लेना, ट्रस्ट के अलावा ट्रस्ट तो बंद हो रहा है, तो फिर वो पर्सनल ऑब्लिगेशन किसका होगा, वार्ड और बेनिफिशियरी का होगा, ट्रस्टी और गार्डियन का नहीं। थोड़ा अपोजिट हो गया, जैसे यहां पे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यहां पे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वैसे ही अगर गार्डियनशिप और ट्रस्ट टर्मिनेट हो रहा है, ठीक, तो फिर जीएसटी लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ट्रस्टी की नहीं होगी, उस गार्डियन की नहीं होगी, किसकी होगी, वार्ड और बेनिफिशियरी की होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इस बिजनेस का फायदा इन्हीं लोगों को तो हो रहा था। थोड़ा सा यहां पर उल्टा कर दिया था मैंने, अभी ठीक कर लेना। ध्यान रखना, अगर गार्डियनशिप और ट्रस्ट टर्मिनेट हो रहा है, तो जब तक गार्डियनशिप और टर्मिनेशन चल रहा था, जब तक गार्डियनशिप और ट्रस्ट चल रहा था, तब तक की जीएसटी लायबिलिटी अगर वो ट्रस्ट नहीं पे ऑफ कर पाती है तो अल्टीमेटली लायबिलिटी उस वार्ड और बेनिफिशियरी की होगी जिसके लिए वो गार्डियन थे या ट्रस्ट चल रहा था। बेनिफिशियरी तो यही थे, तो अल्टीमेटली टैक्स की देनदारी। सर हम लोग अभी पीछे क्या पढ़े कि अगर ट्रस्ट कंटिन्यू है, गार्डियनशिप कंटिन्यू है, तो अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है जीएसटी पे करने की, ट्रस्टी के ऊपर। लेकिन यहाँ ट्रस्ट टर्मिनेट हो रहा है, तो वो लायबिलिटी एक्चुअली में किस पे शिफ्ट हो जाएगी, वार्ड पे और बेनिफिशियरी पे, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस तो इन्हीं के नाम पे है ना। सर यहां भी पढ़े थे हम लोग गार्डियन और ट्रस्ट के बारे में, यहां चल रही थी चीजें, बंद नहीं हुई थी। एक ट्रस्ट चल रहा था
फॉर द बेनिफिट ऑफ से माइनर, और ट्रस्ट बिजनेस चला रहा था, तो उसकी जीएसटी की लायबिलिटी किसकी थी? ट्रस्टी की। जितना माइनर टैक्स पे करता वो माइनर ना पे करके कौन पे करता? ट्रस्टी। लेकिन अब ये टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेशन के बाद अब ट्रस्टी थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होंगे, गार्डियन थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन होंगे रिस्पॉन्सिबल? वार्ड और बेनिफिशियरी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अलग सा है। चलिए पेज नंबर 6 पे आ जाइए, लायबिलिटी इन अदर केसेस। ऑलमोस्ट इसमें वही सब चीजें हैं जो हम पीछे पेज पे पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्म डिसोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। ये इसको तो पहले कट कर दीजिए, ये सारा हटा दीजिए, अननेसेसरी। ये समरी ना गलत तरीके से बनी हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें और अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी। समरी इज नॉट परफेक्ट, ये समरी जो है ये परफेक्ट नहीं है, इसको हटा दीजिए। जो पढ़े उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। अच्छा, जहां जहां इस अभी तक में जहां भी कोर्ट की बात हो रही है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है, और जहां जहां फर्म की बात हो रही है फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, ठीक। अब ये लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ लीजिए। वीडियो रोकिए, पढ़िए प्लीज। चलिए सर क्या बोलता है ये? लायबिलिटी इन अदर केसेस, और सर ये बड़ी खतरनाक सी लायबिलिटी है। एक फर्म या एओपी या एचयूएफ अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और ध्यान रखना डिसकंटिन्यू इंक्लूड्स डिसोल्यूशन, पार्टीशन ऑल्सो। और ये इतना खतरनाक प्रोविजन है कि बोलता है कि से फर्म डिसॉल्व हो रही है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है बिकॉज ऑफ से कि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, और या फिर फर्म डिसॉल्व हो रही है, डिसकंटिन्यू इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑल्सो। तो इसमें कहा गया है कि अब डिसकंटिन्यू करते समय फर्म में जो भी पार्टनर थे वो सारे पार्टनर फर्म के साथ जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। फर्म की जीएसटी लायबिलिटी उस साल की, उसके पिछले साल की, अभी तक की जो भी है, नॉट नेसेसरी कि वो जीएसटी लायबिलिटी लास्ट ईयर की हो। फर्म आज अपना बिजनेस बंद कर रही है, पिछले 10 साल की जीएसटी लायबिलिटी पे करनी है गवर्नमेंट को, तो फर्म जिस समय बंद हो रही है, फर्म के साथ उस समय जितने भी पार्टनर्स थे वो सब जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना एग्जाम के लिए, इट इज नॉट रिलेटेड टू 1 ईयर। ये तो अब लास्ट में सेटलमेंट हो रहा है सर। एक फर्म अपने बिजनेस को बंद कर रही है, फर्म डिसॉल्व कर रही है, तो हम जीएसटी का पैसा किससे लेंगे? फर्म से। और फर्म न दे पाए तो किससे लेंगे? उसके पार्टनर से जो उस समय पार्टनर थे एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, डिसोल्यूशन। कहता है वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज फर्म, एओपी एंड एचयूएफ और एचयूएफ, एंड सच फर्म, एओपी, एसोसिएशन और फैमिली हैज डिसकंटिन्यूड द बिजनेस, then the tax interest penalty payable under this act by such firm, association or family up to the date of such discontinuance may be determined as if there is no discontinuance। पहले तो लायबिलिटी निकालो कि एज इफ की ये बिजनेस रनिंग बिजनेस है, बंद नहीं हो रहा है। अब उसके बाद every person who at the time of such discontinuance was the partner or member shall, notwithstanding such discontinuance, jointly and severally be liable for the payment of tax and interest determined and penalty imposed and payable by such firm, family or association। इसमें कहीं नहीं कह रहा कि ये लायबिलिटी लास्ट ईयर की लायबिलिटी है, नहीं, ये फर्म की लायबिलिटी है, मतलब पिछले 10 साल की लायबिलिटी है, वो सारा उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, चाहे डिटर्मिनेशन डिसकंटिन्यूएंस से पहले हुआ हो, जो जीएसटी की लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन है वो डिसकंटिन्यूएंस से पहले हुआ हो या डिसकंटिन्यूएंस के बाद हुआ। तो मान लो एक फर्म है जो आज बंद हो रही है, फर्म अपना बिजनेस बंद कर रही है, उस बिजनेस का पिछले 5 साल का टैक्स बकाया है, तो फर्म पे करे, और फर्म ना पे करे तो कौन पे करे? उस समय एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस फर्म में जितने पार्टनर्स हैं वो सब जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। अच्छा, मान लो आज से 2-3 साल पहले एक पार्टनर रिटायर किया होगा, वो भी इसमें पकड़ा जाएगा सर? हाँ, अगर उसने इंटीमेट नहीं किया होगा अपनी रिटायरमेंट तो वो भी इसमें पकड़ा जाएगा। वही बात यहां पे लिख रहा है, आगे भी है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एओपी। अच्छा, फर्म, अगला पॉइंट, वो तो डिसकंटिन्यूएंस वाला हो गया। अब इसमें क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, वो कैसे होता है? जब कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है, तो कहता है कि अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हुआ है, ठीक है, तो फर्म की लायबिलिटी सभी लायबल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले भी और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाले भी। वेयर देयर इज अ चेंज हैज अकर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म
द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एज इट एग्जिस्टेड बिफोर और आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली बी लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी फ्रॉम सच फर्म फॉर एनी पीरियड बिफोर इस रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहली वाली लाइबिलिटी जितनी भी होगी फर्म की, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले वाले पार्टनर भी और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाले पार्टनर भी जॉइंटली एंड सेवरली पे करेंगे। मतलब इसमें एक ही क्रक्स निकल सकता है कि मान लो आप मेरी फर्म में पार्टनर बनने आ रहे हो, तो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो अब इस फर्म का आपके पार्टनर बनने से पहले जितना भी फर्म का लायबिलिटी था, अब उसकी देनदारी आपकी भी है, क्योंकि अब आप पार्टनर बन रहे हो। यानी अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर बनने जा रहा हूं और उस फर्म का पहले से कोई जीएसटी ऑब्लिगेशन चल रहा है, तो वो मुझे वहां ध्यान रखना पड़ेगा, वो जो पहले से फर्म का जीएसटी ऑब्लिगेशन है उसमें मुझे भी भागीदारी बनना पड़ेगा। मतलब फ्यूचर में कल को उस फर्म पे जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी आई तो मुझसे भी गवर्नमेंट ले सकती है। यानी आप ऐसी किसी फर्म में ज्वाइन ना करें जहां पर कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी चल रही है और पता चला फर्म नहीं दिया, उसके पहले पुराने वाले पार्टनर नहीं दिए और आप दे रहे हैं, तो हम क्यों ऐसी फर्म में जाके पार्टनर बनेंगे। तो सर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पार्टनर बन भी रहे हैं या रिटायरमेंट भी हो रही है। सर, विदाउट प्रिजुडिस टू सेक्शन 90 का मतलब यहां पर है कि अगर आपकी रिटायरमेंट हो रही है और आपने नोटिस दे दी है, तो रिटायरमेंट के बाद वाले लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन रिटायरमेंट से पहली वाली लायबिलिटी तो आपके ऊपर आएगी। ठीक है, तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने से पहले की जितनी भी लायबिलिटी है वो सारे पार्टनर बियर करेंगे फर्म के साथ, जो चले गए जो नए आए हैं सब मिलके उस लायबिलिटी को पे करेंगे। एक होता है ना, मेरे ज्वाइनिंग से पहले की जो पुरानी लायबिलिटी है उसको मैं क्यों पे करूंगा, ऐसा नहीं होगा। खासकर अब इस पॉइंट को एडमिशन के लिए ध्यान रखिएगा सर। और ये बोलता है कि जो ऊपर आपने डिसकंटिन्यूएंस पढ़ा है, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ फर्म बिजनेस और एचयूएफ बिजनेस, इट इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑल्सो। यही बोल रहा है यहाँ पे, डिसोल्यूशन और फिर फैमिली पार्टीशन। पार्टीशन का केस भी कवर है, डिसोल्यूशन का केस भी कवर है, किसमें, डिसकंटिन्यूएंस में। तो ये तो सिंपल सी बात है, पहले भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आप इसको एक बार और रिवीजन करना, जहां भी जॉइंटली सेवरली वाली बात है वो ध्यान रखना। और कहीं कहीं क्या था, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की, कंपनी ना दे तो डायरेक्टर, है ना, यही था ना। if government cannot recover the GST liability from company then partners, तो ये देन वाली बात अलग होती है, पहली लायबिलिटी। जॉइंटली एंड सेवरली वाली बात में देखो, अल्टीमेटली मान लो फर्म की लायबिलिटी है तो फर्म से रिकवर करेंगे, और फर्म ना दे तो फिर सारे पार्टनर मिलके देंगे। ऐसे ही होता है जनरली, ऐसा नहीं होता कि फर्म को और पार्टनर एक साथ दे रहे हैं, नहीं होता। अगर फर्म बिजनेस चला रहा है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की, फर्म ना दे तो पार्टनर पे आती है, और फिर पार्टनर उसको कैसे शेयर करते हैं, जॉइंटली एंड सेवरली। फिर उसमें जो जो पार्टनर नहीं देता जाता है उसका लायबिलिटी दूसरे पार्टनर पे शिफ्ट होता जाता है, ऐसे ही होता है। तो चलिए, ज्यादा देखो, इस चैप्टर को आपने पढ़ा, लेकिन अब इसी चैप्टर में रहेंगे ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा, आपको नॉलेज हुई, बस आप ये समझिए कि एग्जाम में, ऐसे समझिए आपने इस चैप्टर मेरे साथ पढ़ा और आपका एग्जाम है, तो अब जितना आपको आज पढ़ने से ज्ञान मिला, समझिए कि इसी में से कुछ एग्जाम में आना है। उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बस पढ़ना था, पढ़ लिए। बाकी रिवीजन के लिए तो मैं बोल रहा हूं, बड़े बड़े चैप्टर पहले, ये टीडीएस है, टीसीएस है, आपके पास आईटीसी है, रजिस्ट्रेशन है, रिवर्स चार्ज है, कॉम्पोजिशन स्कीम है, रिटर्न चैप्टर है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, वैल्यूएशन रूल्स है, टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तो ठीक है, ये चैप्टर आपके सामने आया और आपने पढ़ लिया, बात खत्म। और बाकी अब देखिए क्वेश्चन कैसा पैटर्न दे रही है इंस्टीट्यूट ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर में, और कैसा पैटर्न आता है वो तो अब जब एग्जाम होगा तभी पता चलेगा। सर, इसमें क्या करेक्शन है? एक्चुअली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेंगे, और कमिश्नर 3 महीने का टाइम लेगा और इंटीमेट करेगा। ठीक, यहां तक तो सही था। अब इसमें एक चीज है कि कमिश्नर इंटीमेट करने के बाद कंपनी कितने दिन के अंदर पे करेगी, वो लिक्विडेटर। तो वो बात तो हमने कहीं पढ़ी नहीं कि कंपनी 3 महीने के अंदर पे नहीं करेगी तो कंपनी के डायरेक्टर पे करेंगे, ऐसा कोई लिमिट तो हमने पीछे पढ़ा नहीं। तो वो इसमें थोड़ा सा यहां गलत दिया हुआ है। ये सी पॉइंट का आंसर गलत है, बेसिकली ये जो सी पॉइंट है इसका आंसर इसमें गलत है। ठीक, एक्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके 3 डायरेक्टर हैं, जिसका अफेयर्स प्राइवेट कंपनी है और वाइंडिंग अप हो रही है,
1 अगस्त को, लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है 15 अगस्त को। तो ये जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट को इन्फॉर्म करे। फिर यहां पर है कमिश्नर कितने दिन लेगा, तो 3 महीना टाइम लेगा कमिश्नर, और वो लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करेगा। अब यहां पे हु इज लायबल टू पे जीएसटी ड्यूज एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट, तो पहले कंपनी पे करेगी और कंपनी ना पे कर पाए तो डायरेक्टर पे करेंगे। टाइम लिमिट ये गलत दे रखा है 3 महीने, ऐसा कोई टाइम लिमिट हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो टू दैट एक्सटेंट ये गलत है आंसर यहाँ पे, है ना। और बाकी मतलब जब पढ़ा ही नहीं तो उसका आंसर क्या दें यहाँ पे, कोई दूसरा सेक्शन और पूरा एक्ट पढ़ के थोड़ी ना आंसर देंगे, जो सिलेबस में रहेगा वही तो आंसर देंगे। ये हमने पढ़ा कि 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है, और ये पढ़ा कि कमिश्नर लिक्विडेटर को 3 महीने के अंदर इन्फॉर्म करेगा। लिक्विडेटर कंपनी पे करेगी और कंपनी के पास पैसा नहीं बचता है, लिक्विडेटर पे नहीं कर पाता है, तो फिर डायरेक्टर की लायबिलिटी आती है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। और फिर उसमें भी ए और बी ना पे कर पाए तो फिर क्या होगा, सी अलोन पे करेगा, क्योंकि ज्वाइंटली एंड सेवरली है। ऐसे ही तो होता है पार्टनरशिप फॉर्म में भी, 3 डायरेक्टर हैं जिनकी लायबिलिटी क्या है, ज्वाइंटली एंड सेवरली, लेकिन ए और बी बाद में नहीं दे पाते तो सारी लायबिलिटी सी पे शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन सी भी अगर प्रूफ कर दे कि मेरी पर्सनल नेग्लिजेंस नहीं है तो वो भी बच सकता है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 2 से लेकर जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें मुझे कोई इनपुट नहीं देना है, सब क्लास के अंदर बात हो गई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें मुझे कोई करेक्शन भी नहीं कराना है। आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर्स। इसमें मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्यूशन पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर ने ये सेक्शन पहले पेज पे पढ़ाया, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, खुद तुम कनेक्ट कर लोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन है, और पिछले 1-1.5 घंटे से मेहनत कर रहे हैं इस पे, तो अब मेरी तरफ से इसमें कोई इनपुट देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। चैप्टर का नाम था क्या, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, उसके बाद बात कर रहे थे फर्म कॉन्स्टिट्यूशन, फर्म और बिजनेस डिसकंटिन्यूएंस, उसके बाद बात की हमने डेथ की बात कर ली, रिटायरमेंट की बात कर ली, लिक्विडेशन की बात कर ली, है ना। तो उसी में अब आपको जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में वो आपको देखना, और क्वेश्चंस के फॉर्मेट काफी सारे दे रखे हैं। बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। जो बच्चे YouTube पे इस क्लास को देख रहे थे, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, और आगे जो भी क्लासेस में अपडेट करूंगा आपके एग्जाम के लिए वहां आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हो सकता है YouTube चैनल पे नोटिफिकेशन ना आए क्योंकि क्लास ना अनलिस्टेड कर के रखी होगी। ध्यान रखिएगा, हो सकता है YouTube चैनल पे नोटिफिकेशन ना आए क्योंकि मैं क्लास को अनलिस्ट कर दूंगा, है ना। क्लास को अनलिस्ट कर दूंगा तो क्लास का लिंक और क्लास कौन सी अपलोड हुई है इसके बारे में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही पता चलेगा। समझ रहे हैं, मैं जो क्लास अपलोड करूंगा हो सकता है वो आपको पता ही ना चले, YouTube पे नोटिफिकेशन ही ना आए आपको, मैं उसको अनलिस्ट करूंगा, हाइड करके रखूंगा। तो बेटर होगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रखें और वहां देखते रहें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर की क्लासेस अगले 5-6 दिन में, 10 दिन में आ रही है, और वहां से आप उसकी ट्रैकिंग रखें और कंप्लीट करें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।